नमस्कार, मैं हूं अंजलि जोशी और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर यूपी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। योगी सरकार ने विधानमंडल के बजट सत्र में प्रथम पेपरलेस बजट किया प्रस्तुत। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5.5 लाख करोड़ का बजट किया पेश। प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट योगी सरकार ने किया पेश। सीएम योगी ने प्रदेश में कायम किया रिकॉर्ड। कैबिनेट मंत्रियों के साथ उत्तर प्रदेश के प्रथम पेपरलेस बजट से पूर्व प्रथम ई कैबिनेट की बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक। यूपी में उत्पादन का बना नया रिकॉर्ड। इस साल खरीफ फसलों के उत्पादन का बना रिकॉर्ड। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को दी बधाई। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बजट को लेकर। सिधाई आपको ले चलते हैं। हर गांव को डिजिटल बनाने के संकल्प के साथ ही हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने का संकल्प इस बजट में निहित है। यह बजट प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके का प्रतिनिधित्व करने वाला यह बजट है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की भावना के अनुरूप यह बजट है। इसमें रोजगार की व्यवस्था, सभी वर्गों के उत्थान का इरादा, वंचितों, शोषितों एवं युवाओं के सुंदर भविष्य की रूपरेखा और उत्तर प्रदेश के नव निर्माण की संरचना भी इस बजट में निहित है। मैं इस शानदार बजट के लिए वित्त मंत्री जी को और अपर मुख्य सचिव वित्त और वित्तायुक्त जी को हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेशवासियों को इतने शानदार बजट के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बजट से जुड़ी हुई जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें हम सब जानते हैं कि बजट का आकार इस बार 5,50,270.78 करोड़ रुपए का है, जो वर्ष 2020-21 के बजट से 37,410.06 करोड़ रुपए यानी 7.3% अधिक है। अगर आप देखेंगे कि कोविड-19 के दौरान भी वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ लोक कल्याण की भावनाओं के साथ प्रत्येक तबके के हितों को इसके अंदर समाहित करते हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रम कदम उठाए गए हैं। और उसके तहत हम सब जानते हैं कि विगत वर्ष कोविड-19 के दौरान जिस प्रकार की स्थितियां थीं, उन स्थितियों में हम इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया न केवल आम जनजीवन कोविड-19 के कारण प्रभावित हुआ था, बल्कि अर्थव्यवस्था को सबसे अधिक मार झेलनी पड़ी थी। उस दौरान भी जिस प्रकार का कार्य को उस दौरान भी प्रदेश ने जिस संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़कर के कार्य किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हम जानते हैं कि हमारे राजस्व की प्राप्तियों में जो हमारे लक्ष्य थे, उस लक्ष्य के अनुरूप उन प्राप्तियों को प्राप्त करने में हमें कुछ कठिनाई हुई। उस सब के बावजूद एफआरबीएम की जो सीमा भारत सरकार ने और रिजर्व बैंक ने रखी है 4.5% का, हम उसको 4.17% तक ही हम लोगों ने सीमित करके रखा और उसके अंदर ही अपने इस बजट को प्रदेश के लिए सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख करके हम लोगों ने आज का ये बजट
प्रस्तुत किया है। बजट में मुख्य रूप से जिन चीजों की तरफ आप देखेंगे कि बजट की अपनी एक थीम होती है। उत्तर प्रदेश का यह बजट हम लोगों ने जब 2017-18 में अपना बजट प्रस्तुत किया था, तब हम लोगों ने वह बजट प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित किया था। 2019-20 का 18-19 का हमारा बजट प्रदेश के औद्योगिक विकास को समर्पित था। 19-20 का हमारा बजट मातृशक्ति को समर्पित था और 20-21 का हमारा बजट प्रदेश के युवाओं के लिए और प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को समर्पित था। तो इस बार का यह बजट जिस पर फोकस किया गया है, यहां पर हम लोगों ने प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास और प्रदेश के विभिन्न वर्गों के स्वावलंबन के माध्यम से सशक्तिकरण को आधार बनाकर के इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग को और आसान करने के लिए हर घर को जल, हर घर को बिजली, हर गांव को सड़क और हर गांव को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया के साथ प्रदेश में समग्र विकास की एक रूपरेखा इस बजट के माध्यम से प्रारंभ की गई है। खासतौर पर जब हम कृषि क्षेत्र की ही बात करते हैं, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को विस्तार दिया गया है। इसमें अब तक किसान आच्छादित था, अब किसान के साथ साथ किसान के परिवार का कमाऊ सदस्य, बटाईदार और अन्य लोगों को भी शामिल करते हुए अगर दुर्घटना से किसी ऐसे व्यक्ति की मौत होती है तो 5 लाख रुपए की सहायता इस बीमा योजना के माध्यम से उस किसान परिवार को या उस बटाईदार को या किसान परिवार के सदस्य की दुखद मृत्यु पर स्वतः ही इस योजना से प्राप्त होगी। बजट में इस बात की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो किसान परिवार आयुष्मान भारत से स्वास्थ्य बीमा से कवर नहीं प्राप्त किए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की भी निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का भी कवर देने का प्रावधान हम लोगों ने इस बजट में इस बार किया है। मित्रों, महिलाओं की दृष्टि से कुछ नई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। आप सब जानते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को व्यापक आयाम मिला है। इससे पहले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना बड़ी लोकप्रिय हुई है, जिसमें 1.25 लाख से अधिक बालिकाओं की शादी विवाह के कार्यक्रम इस योजना के माध्यम से आगे बढ़े हैं। हमने इसकी राशि को 31,000 से बढ़ाकर 35,000 से बढ़ाकर के 51,000 रुपये भी विगत वर्ष किया था। इस वर्ष मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, एक नई योजना उन क्षेत्रों के लिए, उन लोगों के लिए लाई जा रही है 6 महीने से लेकर 5 साल तक किसी भी बच्चे के लिए जो कुपोषित है, उस बच्चे को सुपोषित करने के लिए, या जो बालिकाएं स्कूल नहीं जा पाती हैं, 11 से 14 साल तक की उन बालिकाओं के लिए जो एनीमिया से पीड़ित हैं, उनके लिए भी इस बजट में एक प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम लोगों ने फिजिकल और वर्चुअल 2 प्रकार की सुविधा के लिए अभी तक 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर पे व्यवस्था प्रारंभ की है, जो हमारी बसंत पंचमी से क्लासेस फिजिकली वर्चुअली प्रारंभ भी हो चुकी हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। लगभग 10 लाख लोग अब तक उससे जुड़ रहे हैं, वर्चुअली जुड़ रहे हैं। फिजिकली अभी ये संख्या, चूंकि स्थान और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति को देखते हुए इसमें हम लोग उसको क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये योजना प्रदेश के अंदर लोकप्रिय हुई है और अन्य राज्यों में भी इसकी डिमांड हुई है। हम लोगों ने एक व्यवस्था इसके साथ जोड़ी है। इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वह यूपीएससी का हो या प्रदेश के पीसीएस का हो
या फिर बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, या फिर नीट या IIT JEE के लिए या NDA CDS के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं, तो उनको हम इसका एक प्लेटफॉर्म मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से प्रारंभ कर ही रहे हैं। लेकिन साथ साथ इसमें जो भी पात्रता की श्रेणी में बच्चे आएंगे उनके लिए टैबलेट की व्यवस्था भी हम लोगों ने इस योजना के अंतर्गत आज घोषित किया है। उन्हें एक एक टैबलेट भी उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि जो बच्चे वर्चुअली इस क्लास के साथ जुड़ेंगे उनके लिए टैबलेट आवश्यक और टैबलेट की व्यवस्था का प्रावधान आज के इस बजट में उनके लिए किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर 18 कमिश्नरी हैं। हमारे पास लखनऊ में देश का पहला सैनिक स्कूल है, 3 अन्य सैनिक स्कूल प्रस्तावित निर्माणाधीन है, एक गोरखपुर में प्रस्तावित है। लेकिन इस सब के बावजूद हमारे कुछ कमिश्नरी ऐसे हैं, 18 कमिश्नरी है, और 18 कमिश्नरी में से जो कमिश्नरी शेष बची हैं जिनमें कोई सैनिक स्कूल नहीं है, उसमें एक एक सैनिक स्कूल को भी हम लोगों ने आज प्रस्तावित किया है कि एक एक सैनिक स्कूल उस कमिश्नरी के अंदर किसी एक जनपद में स्थापित करने की कार्य योजना हम इसके साथ बनाएंगे। संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों के लिए, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनकी लॉजिंग और फूडिंग की व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिससे विद्यालयों में भी उपस्थिति नहीं रहती है, और साथ साथ स्वाभाविक रूप से बच्चे नहीं आ पाते हैं तो विद्यालयों में भी उपस्थिति कम रहती है और उन बच्चों के सामने भी। अब हम लोगों ने एक व्यवस्था प्रारंभ की है। बजट में एक प्रावधान कर दिया गया कि जिन आश्रमों में सुविधा होगी तो गुरुकुल पद्धति से अगर वे लॉजिंग की व्यवस्था करेंगे तो उनकी लॉजिंग और फूडिंग के लिए सरकार इसके लिए व्यवस्था करेगी, और इसमें हम गुरुकुल पद्धति को पुनर्जीवित करने के लिए संस्कृत पाठ्यक्रम को और मजबूती से आगे बढ़ाने के उन बच्चों की लॉजिंग और फूडिंग की सुविधा के लिए सरकार इसमें सहयोग करेगी और ये कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के अंदर खेलकूद और खेल विकास और खेलकूद के लिए भी प्रोत्साहन के लिए प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पहले से हमारी योजना चली, हर गांव में खेल का मैदान होना चाहिए। खेल के मैदान के साथ साथ ओपन जिम की स्थापना भी वहां पर हो, जिससे बच्चों के अंदर अपने स्वास्थ्य के प्रति एक नई जागरूकता पैदा हो सके। यह कार्य हम प्रारंभ कर रहे हैं। PRD के भी सशक्तिकरण करने की दिशा में भी एक कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, और प्रदेश के अंदर एक व्यवस्था कि जिस कमिश्नरी में कोई राज्य विश्वविद्यालय हमारा अभी नहीं है, 3 राज्य विश्वविद्यालय हमारे वर्तमान में प्रस्तावित हैं, एक सहारनपुर में, दूसरा अलीगढ़ में, तीसरा आजमगढ़ में। इसके अलावा जिस कमिश्नरी में कोई राज्य विश्वविद्यालय नहीं होगा वहां पर हम एक नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना वहां पर हम लोग करेंगे। इस दिशा एक बड़ा कार्यक्रम, इस बड़ी घोषणा भी इस बजट में की गई है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर हमारे 69 जनपद ऐसे हैं जिन 69 जनपदों में कोई न कोई हमारा मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज वहां पर है और बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा वहां पर उपलब्ध होती है। जिन क्षेत्रों में कोई मेडिकल संस्थान या मेडिकल कॉलेज नहीं, जिन जनपदों में ऐसे 16 जनपद हैं, उन 16 जनपदों में भी PPP मोड में हम लोग नए मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए सहयोग करेंगे। इसकी पॉलिसी हमारी तैयार हो चुकी है और बजट में इसकी घोषणा कर दी गई है। ये प्रदेश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा है और ये प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने में इससे काफी मदद मिलेगी। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने कोरोना कालखंड में इस बात को देखा होगा कि प्रदेश के अंदर संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामने किस प्रकार की समस्याएं खड़ी होती हैं। कोरोना जैसी महामारी के दौरान सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त सी हो गई और बड़े पैमाने पर लोगों ने पलायन का रास्ता अपनाना प्रारंभ किया था। उस समय हम लोगों ने फ्री में राशन, भरण पोषण भत्ता और उनके आवागमन की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का कार्य किया था। इस बार हम लोगों ने व्यवस्था की है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को हम श्रम विभाग की योजनाओं से उन्हें आच्छादित करते हैं, जिनके लिए हम लोगों ने विगत वर्ष 18 अटल आवासीय विद्यालय उनके बच्चों के लिए प्रारंभ करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। वर्तमान में उनकी भी कार्रवाई तेजी से चल रही है, जिसमें हम उन सभी बच्चों को जिनके रजिस्टर्ड श्रमिक हैं उनके बच्चों को ला करके 6 से 12वीं तक की और आवश्यकता पड़ेगी उससे आगे की भी व्यवस्था हम करेंगे। ढेर सारी योजनाएं उनके लिए हम पहले से चला रहे हैं। श्रम विभाग के द्वारा ही उन्हें हम न केवल उन लोगों को वहां पे हम लोगों ने पहले से ही
स्वास्थ्य बीमा की बल्कि सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी वहां पर उपलब्ध कराई है। पहली बार असंगठित क्षेत्र के उन मजदूरों के लिए जिनकी संख्या अगर अकेले प्रदेश के अंदर ही हम देखेंगे लगभग 1 करोड़ से अधिक है। 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक तो केवल प्रदेश में ही आए थे कोरोना कालखंड में। इसके अलावा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करने वाले, ठेला, खोमचा, रेहड़ी लगाने वाले, पल्लेदार, कुली, ये जितने भी हैं ये असंगठित क्षेत्र के वे लोग हैं जिनका कोई पुरसा हल नहीं। प्रदेश सरकार ने एक व्यवस्था की है कि असंगठित क्षेत्र के हर व्यक्ति को हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन, उनका रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई करने जा रहे हैं और उन सभी को 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी प्रदेश सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। और साथ साथ प्रदेश के अंदर हम लोग असंगठित क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को, जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है, उसे 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की भी कवर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हम उन्हें देने जा रहे हैं। ये बड़ी योजनाएं इस क्षेत्र में उन लोगों के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं जो लोग अब तक इन सभी योजनाओं से वंचित थे और एक प्रकार से अव्यवस्थित से और खानाबदोशी उनके जीवन से था, उसको व्यवस्थित बनाने के लिए लगभग 1 करोड़ से अधिक असंगठित क्षेत्र के लोग और 1 करोड़ से अधिक संगठित क्षेत्र से जुड़े हुए मजदूर इससे लाभान्वित होंगे। किसानों के हित के लिए एक नई घोषणा भी आज इस बजट में की गई है और वह है निराश्रित गौआश्रय स्थलों के लिए। आप सब जानते हैं कि लगभग प्रदेश के अंदर अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर 5.5 लाख से अधिक गौवंश हमारे पास सरकार के द्वारा संचालित निराश्रित गौ आश्रय स्थलों में उनकी व्यवस्था और उनकी सुरक्षा की जा रही है। तो आपने देखा कि योगी सरकार ने बजट में सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर, चाहे वो कमजोर हो या गरीब वर्ग हो, वहीं अगर बात करें स्वच्छता की, शिक्षा की, रोजगार की, हर चीज को ध्यान में रखकर प्रदेश को एक बड़ी सौगात दी है। चलिए वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। उत्तर प्रदेश की धरती आदिकाल से ही आध्यात्म, संस्कृति और शौर्य से संपन्न रही है, तो इसी भूमि के रणबांकुरों ने बाहरी आक्रांताओं से लेकर साम्राज्यवादियों को मुंह की खाने को विवश किया। महान संत बालार्क ऋषि के शिष्य महाराजा सुहेलदेव ने अपने शौर्य और पराक्रम के साथ विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी का उसकी सेना सहित संहार किया। उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि पर लिखे जाने वाले गौरवशाली इतिहास में महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम और शौर्य की गाथा दिग दिगंतर तक भारतीय जनमानस को प्रेरित करती रहेगी। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक एवं चित्तौरा झील की विकास योजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में होने जा रहा है। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें। पहले तो इतने सारे लोग, इतने गणमान्य व्यक्ति, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। और एक चैनल हेड और बेस्ट चैनल हेड का अवार्ड बिना मेरी टीम के मुझे नहीं मिल सकता है। और मुझे लगता है कि बेस्ट चैनल हेड के अलावा मैं चाहूंगा अगले साल हमारे चैनल को
इसी मेहनत के साथ अगर हम उसको बेस्ट चैनल भी बना सके साधना प्लस न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों के बीच में मुझे अवार्ड मिला। थैंक यू वेरी मच। 14वीं मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड 2020 बेस्ट चैनल हेड का अवार्ड साधना प्लस की चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह ने पत्रकारिता की बारीकता को समझते हुए अपने नाम किया। वहीं बेस्ट मीडिया टीम का अवार्ड साधना प्लस की टीम ने एकता में अनेकता का संदेश देते हुए उनकी झोली में गिरा। उत्तर प्रदेश की धरती आदिकाल से ही आध्यात्म, संस्कृति और शौर्य से संपन्न रही है, तो इसी भूमि के रणबांकुरों ने बाहरी आक्रांताओं से लेकर साम्राज्यवादियों को मुंह की खाने को विवश किया। महान संत बालार्क ऋषि के शिष्य महाराजा सुहेलदेव ने अपने शौर्य और पराक्रम के साथ विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी का उसकी सेना सहित संहार किया। उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि पर लिखे जाने वाले गौरवशाली इतिहास में महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम और शौर्य की गाथा दिग दिगंतर तक भारतीय जनमानस को प्रेरित करती रहेगी। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक एवं चित्तौरा झील की विकास योजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में होने जा रहा है। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी आपको बताया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को एक बड़ी सौगात दी है बजट के माध्यम से। योगी सरकार ने विधानमंडल के बजट सत्र में भारी भरकम अपना प्रथम पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया है और इसके साथ ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के साथ अब तक का सबसे बड़ा बजट ये पेश किया गया है। आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्तुत करता हूं। माननीय वर्ष 2020 पूरे विश्व के लिए एक अत्यंत चुनौती भरा वर्ष रहा। विश्व के महाशक्ति कहे जाने वाले देशों की चिकित्सा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था कोविड-19 वैश्विक महामारी के समक्ष असहाय दिखी। भय, मृत्यु और लाचारी के उस अंधकार भरे काल में भारत के नेतृत्व और भारत की जनता ने पूरे विश्व के समक्ष अनुशासन, संयम और कर्मठता का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में जनप्रतिनिधियों, चिकित्सकों, पैरामेडिकल कर्मियों, पुलिस बल, सरकारी कर्मचारियों और जन सामान्य ने कोविड-19 की विभीषिका के समक्ष जिस एकजुटता और जुझारूपन का परिचय दिया, उसका वर्णन शब्दों में किया जाना संभव नहीं है। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। हमारे प्रदेश का चिकित्सा तंत्र, पुलिसकर्मी, परिवहन सेवाएं, खाद्य एवं आपूर्ति सेवाएं तथा अन्य सरकारी कर्मी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में इस महामारी को परास्त करने के लिए डटे रहे। संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अक्षरशः अनुपालन कराया गया। देश की आबादी का छठा हिस्सा उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करता है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में कोरोना महामारी से निपटने की चुनौती और भी अधिक हो जाती है। प्रदेश सरकार ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए देशव्यापी लॉकडाउन से पूर्व ही महामारी की रोकथाम एवं जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रयासों पर विचार करने हेतु मार्च 2020 में माननीय मंत्रिपरिषद की एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति द्वारा संभावित परिस्थितियों का आकलन करते हुए जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराए जाने की बृहद कार्य योजना सहित अपनी रिपोर्ट लॉकडाउन से पूर्व ही प्रस्तुत कर दी गई। कार्य योजना को मूर्त रूप प्रदान करते हुए राज्य के श्रम विभाग में पंजीकृत लगभग 20 लाख श्रमिकों को प्रति श्रमिक 1,000 रुपया की दर से भरण पोषण सहायता की 2 किस्तें उपलब्ध कराई गई। साथ ही शहरों में स्ट्रीट वेंडर्स, ठेला
खोमचा साप्ताहिक बाजार आदि के दिहाड़ी मजदूरों, कुली पल्लेदारों को डेटाबेस तत्परता से तैयार करते हुए इन्हें भी भरण पोषण सहायता समान दर पर प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से असहाय व्यक्तियों को चिन्हित कर प्रति व्यक्ति 1000 रुपए की धनराशि भरण पोषण सहायता के रूप में उपलब्ध कराई गई। इसी दौरान अन्य प्रदेशों से आने वाले अप्रवासी मजदूरों को मनरेगा से जोड़कर सहायता प्रदान की गई। कुल 54 लाख से अधिक व्यक्तियों को भरण पोषण सहायता प्रदान की गई। प्रदेश के निर्धन वर्ग के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई। मनरेगा कार्ड धारकों को भी निःशुल्क राशन उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई। पहली बार शहरी क्षेत्रों के दिहाड़ी मजदूरों के लिए इस अवधि में लगभग 10,35,000 नए राशन कार्ड बनाए गए। प्रदेश के असहाय व्यक्तियों को दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन तथा दिव्यांग जन पेंशन की किस्तें एडवांस में वितरित की गई। कोरोना के दृष्टिगत प्रदेश में मनरेगा योजना से श्रमिकों को जोड़ते हुए उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 29 करोड़ 58 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। प्रदेश में वर्ष भर में 1.03 करोड़ श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि में परिवहन निगम द्वारा आपातकालीन संचालन कर लगभग 40 लाख प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह जनपदों। चलिए, फिलहाल बुलेटिन बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए साधना प्लस। क्या आप दुबले, पतले, कमजोर